गुड इवनिंग दोस्तों। मैं हूं राजन सर और आपका अपने शानदार यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय राजन सर में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बहुत देर से बेसब्री से आपका इंतजार था और कुछ हमें भी थोड़ा सा व्यस्तता था, इसलिए वीडियो आपको नहीं मिल पा रहा था। लेकिन मैं आज से प्रयास करूंगा कि कोशिश करूंगा कि आपको प्रतिदिन वीडियो एक उपलब्ध कराऊं मनोविज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम। तो मैं आज सबसे पहले शुरुआत करूंगा मनोविज्ञान अपने विषय वस्तु का। तो आज हम शुरुआत करते हैं मनोविज्ञान की। अगर हम मनोविज्ञान की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मनोविज्ञान शब्द क्या है। मनोविज्ञान के बारे में आज हम थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि मनोविज्ञान शब्द क्या है। जो हम मनोविज्ञान हमारा शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा के लिए पढ़ा करते हैं, तो एक शब्द है, एक विषय वस्तु है जिसको हमारा कहते हैं सब मनोविज्ञान। ये मनोविज्ञान क्या है, इसके बारे में आज हमें थोड़ा सा इस विषय के बारे में थोड़ा सा चर्चा करनी है। इसको सर हिंदी में हम कहते हैं मनोविज्ञान, और सर इसी को हम और आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो साइकोलॉजी कहते हैं। इस मनोविज्ञान को हिंदी में इसको मनोविज्ञान कहा जाता है और अंग्रेजी में इसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। पहले इस शब्द के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, तब इसके बारे में हम आगे इसकी विस्तृत जानकारी आपको देंगे। अगर इसके हम शब्द के बारे में चर्चा करें दोस्तों, ये जो मनोविज्ञान शब्द है, ये मनोविज्ञान शब्द कहाँ से निकला, कौन लेकर गया, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, इस सभी बेसिक जानकारी को हम समझेंगे। अगर हम बात करें कि मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था, किसने किया था, तो शुरुआत होती है हमारी कहानी मनोविज्ञान की सफर की। हम सब जानते हैं सबसे पहले एक बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिसका नाम है रुडोल्फ गाइकिन। जिसका नाम है रुडोल्फ गाइकिन। रुडोल्फ गाइकिन नाम के सिर्फ प्राचीन यूनानी एक दार्शनिक थे। प्राचीन यूनानी जिनका नाम है रुडोल्फ गाइकिन। और रुडोल्फ गाइकिन ने सर इसने एक पुस्तक लिखा था दर्शन शास्त्र की। और रुडोल्फ गाइकिन ने जो दर्शन शास्त्र की पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम है सर क्या, इसको हम कहते हैं साइकोलॉजी। क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। यानी कि इन्होंने क्या किया, रुडोल्फ गाइकिन ने एक साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखा। साइकोलॉजी या साइकोलॉजी बोलते हैं। रुडोल्फ गाइकिन ने जो साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखा, जो दर्शन शास्त्र की पुस्तक लिखा था इसने साइकोलॉजी नाम की। इसी साइकोलॉजी नामक पुस्तक में सबसे पहले क्या हुआ दोस्तों, तो मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग होता है। इसी साइकोलॉजी नामक पुस्तक में सबसे पहले क्या हुआ, तो मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ। और किसने किया, तो हम सब बात करेंगे, तो आप क्या करेंगे सर, तो रुडोल्फ गाइकिन ने किया था। अगर हम आपसे बात करें, किसी को विस्तृत जानकारी दे, तो मैंने बोला सर कि लगभग रुडोल्फ गाइकिन ने जो पुस्तक लिखा था, तो कब लिखा था, तो हम सब बात करेंगे शताब्दी की लगभग 16वीं शताब्दी की प्रारंभ में। लगभग 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक पुस्तक लिखी गई थी। अगर हम आपसे सन की बात करें, किस सन में लिखी गई थी, हम सब जवाब देंगे सर 1590 में। किस सन में, तो 1590 में एक पुस्तक लिखी गई थी। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले रुडोल्फ गाइकिन ने क्या किया, लगभग 1590 में या 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसने एक पुस्तक लिखा साइकोलॉजी नाम की। दर्शन शास्त्र की एक साइकोलॉजी नाम की पुस्तक लिखा। और उसी दर्शन शास्त्र की साइकोलॉजी नामक पुस्तक में इसने क्या किया, सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। जब इसने इस पुस्तक में सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग कर दिया दोस्तों, तो आपसे सवाल पूछता है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था, रुडोल्फ गाइकिन ने किया था। कब किया था, तो 1590 में किया था। और किस पुस्तक में किया था, तो हम इसका जवाब देंगे सब, तो उस पुस्तक का नाम क्या है, साइकोलॉजी। ये तो इसके शब्द की बात रही। इस शब्द का मतलब क्या होता है, जो हिंदी शब्द है, इस शब्द कहाँ से आया है, पहले हम इसकी बात अभी जाने। ये शब्द कहाँ से निकला था, कौन इस शब्द को लेकर गया था, कहाँ इसका प्रयोग हुआ, इसकी बेसिक जानकारी हमने आपको बताया। कि सबसे पहले रुडोल्फ गाइकिन ने साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखा 1590 में। और उसी पुस्तक में सबसे पहले क्या किया, तो मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। तो ये तो इसके शब्द की बारे में जानकारी रही। सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था, कब किया था और किस पुस्तक में किया था, ये दो तीन सवाल आपसे हमसे पूछ लेता है। अब इस शब्द की बात हो गई, ये शब्द कहाँ से आया, ये शब्द जो हमें मिल गया, इस शब्द की बात हम शुरुआत करते हैं मनोविज्ञान के जर्नी की। अगर मनोविज्ञान के इतिहास की हम सब बात करें, इसका इतिहास बहुत बड़ा नहीं है, बल्कि अगर हम इसके इतिहास की बात करते हैं, तो हम सब जानते हैं मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस साल से मानी जाती है,
अभी हम शब्द की परिभाषा आपको देखेंगे। अगर शब्द की परिभाषा हम आपको बाद में देखेंगे, क्योंकि पहले हम इसका मनोविज्ञान का इतिहास समझे, इसका बैकग्राउंड समझे, मनोविज्ञान कहाँ से निकला है। अगर मैं आपसे इसके इतिहास के बारे में चर्चा करूं कि मनोविज्ञान कहाँ से निकला है, तो मनोविज्ञान की कहानी से शुरुआत होती है कब से? सब तो दर्शन शास्त्र से होती है। हम सब जानते हैं कि हमारे समाज में पहले केवल एक ही विषवस्तु हुआ करता था, उस विषवस्तु का नाम है दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र से सबसे पहले मनोविज्ञान की शुरुआत उत्पत्ति मानी जाती है। किसने किया, तभी हम पूरी आपको इससे चर्चा करेंगे। तो मैंने बोला सबसे पहले क्या हुआ, तो दर्शन शास्त्र हमारे समाज में एक विषवस्तु था, जिस विषवस्तु का नाम क्या है, तो दर्शन शास्त्र है। ये जो दर्शन शास्त्र हमारे समाज में एक विषवस्तु था, जिसको हम फिलोसफी कहते हैं, इस दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। जब इस दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई, सबसे पहले मनोविज्ञान किस नाम से जाना गया, तो हम सब क्या कहेंगे, तो मनोविज्ञान का पहला स्वरूप था क्या, तो आत्मा का विज्ञान था। इसके बाद मनोविज्ञान का दूसरा स्वरूप कौन सा था, तो मनोविज्ञान का दूसरा स्वरूप मन का विज्ञान था। इस बार मनोविज्ञान का तीसरा स्वरूप क्या था, तो मनोविज्ञान का तीसरा स्वरूप आपका चेतना का विज्ञान था। इसके बाद मनोविज्ञान का चौथा स्वरूप क्या था, जिसको हम और क्या कहते हैं, तो मनोविज्ञान क्या है, तो व्यवहार का विज्ञान था। अगर मैं आपसे कहूं कि वर्तमान में मनोविज्ञान का स्वरूप कौन सा है, तो वर्तमान में अगर मनोविज्ञान का स्वरूप आपसे बताएं तो कौन सा हो जाएगा सर, तो व्यवहार, यानी व्यवहार का विज्ञान। वर्तमान में मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, तो व्यवहार का विज्ञान है। अगर हम बात करें मनोविज्ञान का जर्नी शुरुआत यानी प्रारंभ कब से हुई थी, तो हम सब क्या कहेंगे सर, तो आत्मा से प्रारंभ हुई थी। यानी कहने का तात्पर्य है कि आज हम इसी विषयवस्तु के बारे में जानेंगे कि मनोविज्ञान किस तरीके से निकला है दर्शन शास्त्र से, और इसका 16वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान, आज 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान हमारे सामने आया, जो बहुत प्रमाणित हुआ, हम सब आज भी मानते हैं। तो वहां से लेकर के इतिहास शुरुआत होता है 16वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी तक। उसी पूरे इतिहास के बारे में आज आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से मनोविज्ञान कैसे कैसे इसका बीच बीच में इसका स्वरूप बदला है, इसका रूप बदला हुआ है। इसी चीज के बारे में आज आपसे चर्चा करने वाले हैं। यानी कि हम चर्चा कर रहे हैं इसकी, तो हम चर्चा कर रहे हैं मनोविज्ञान। हम जो चर्चा करने वाले हैं वह चर्चा जिस विषयवस्तु करने वाले वो विषयवस्तु क्या, तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति, यानी मनोविज्ञान की उत्पत्ति या विकास क्रम के बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। अगर उत्पत्ति की बात करें, मैंने अभी आपसे कहा कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब से मानी जाती है, हम सब बात करेंगे मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब से मानते हैं हम सब। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानते हैं दर्शन शास्त्र, यानी किस शास्त्र से माना जाता है। सवाल पूछा गया है आपके यूपीडेट में कि किस शास्त्र से मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है, तो हम सब क्या कहेंगे कि दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी गई है। जब दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी, जब उत्पत्ति दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान की हुई थी, तो उत्पत्ति के बाद सबसे पहले मनोविज्ञान किस नाम से जाना जाता है, तो हम और आप क्या कहेंगे, सब तो आत्मा के विज्ञान से मनोविज्ञान जाना जाता है। ये आत्मा का विज्ञान है। सबसे पहले मनोविज्ञान क्या बना, तो आत्मा का विज्ञान बना। कब बना, तो हम सब बात कर रहे हैं कब, तो 16वीं शताब्दी में बना था। इसको बनाने का प्रयास सबसे पहले किसने किया था, तो हम सब क्या कहेंगे, सब अरस्तु महोदय ने किया था। यानी हम कहना क्या चाहते हैं, कहना चाहते हैं सर कि मैंने बोला सर कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है, तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति सब दर्शन शास्त्र से मानी जाती है, फिलोसफी से मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। और सबसे पहले मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का प्रयास किया किसने, सब तो अरस्तु महोदय ने किया था। अरस्तु महोदय ने सबसे पहले क्या किया कि 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का प्रयास किया, और दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की उत्पत्ति करके अरस्तु महोदय ने कहा कि मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान को उसने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यानी मनोविज्ञान एक ऐसी विषयवस्तु है जिसके माध्यम से हम मनुष्य की आत्माओं का अध्ययन कर सकते हैं, आत्मा का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसा अरस्तु महोदय ने सबसे पहले मनोविज्ञान की दर्शन शास्त्र उत्पत्ति करने के पश्चात कहा। यानी कहने का मतलब क्या है कि अरस्तु महोदय कहना क्या चाहते हैं, इस बात को समझते हैं। और कब कहा सर, तो कब उत्पत्ति मानी जाती है, तो 16वीं शताब्दी में। और किसने किया सर, तो अरस्तु ने किया। इनकी बातों को बहुत लोगों ने समर्थन भी किया था। हम कहने का तात्पर्य क्या है, एक सवाल और अगर आपसे पूछ रही कि जब दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई, तो सबसे पहले मनोविज्ञान किस नाम से, आत्मा के नाम से जाना गया। तो क्यों आत्मा के नाम से जाना गया, जब मनोविज्ञान की उत्पत्ति किया अरस्तु महोदय ने दर्शन शास्त्र से, तो उसको क्यों आत्मा का विज्ञान कहा, इस बात को जानना है। अगर इसका जवाब अगर आपसे देना है, तो आप इवेंट में बस सवाल पूछना था, ये जो दर्शन शास्त्र है सर, ये जो दर्शन शास्त्र है, दर्शन शास्त्र की विषयवस्तु क्या है। अगर इसकी हम विषयवस्तु की बात करें कि दर्शन शास्त्र की विषयवस्तु क्या है, तो इसकी विषयवस्तु होती है आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म। जो इसकी विषयवस्तु मानी जाती है, विषयवस्तु मानी जाती है आत्मा, परमात्मा,
ब्रह्म मानी जाती है इसकी विषय वस्तु। आत्मा परमात्मा, परमात्मा ब्रह्म है, यानी आत्मा परमात्मा ब्रह्म इसकी विषय वस्तु मानी जाती है किसकी? सत्व दर्शन शास्त्र की मानी जाती है। क्लियर? यानी कहने का तात्पर्य क्या है? इसकी विषय वस्तु का तात्पर्य यह है सर, जो आत्मा परमात्मा ब्रह्म इसकी विषय वस्तु मानी जाती है, यानी जो मनुष्य की आत्मा है उस मनुष्य की आत्मा को किससे मिलाना है सर? तो परमात्मा से मिलाना है। जब हम मनुष्य की आत्मा को परमात्मा से मिला देंगे तो ऐसा माना जाता था कि मनुष्य को किसकी प्राप्ति हो जाएगी सर? तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। अगर मनुष्य की आत्मा को परमात्मा से मिला दिया जाए तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा दर्शन शास्त्र कहा करता था। और इसको हम एकदम बिल्कुल आसान भाषा में हम आपसे कहें तो आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान इन जो दर्शन शास्त्र है, तो दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु क्या है? तो दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु आत्मा की शुद्धता पर बल देता है। यानी अगर हम दर्शन शास्त्र को अध्ययन करते हैं तो हमारी आत्माएं, मनुष्य की आत्माएं शुद्ध होती है, ऐसा दर्शन शास्त्र का मानना था। इसलिए जब दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति किया अरस्तु महोदय ने मनोविज्ञान की, तो सबसे पहले नाम क्या रखा था इसका? तो आत्मा का विज्ञान रखा था। तो आपसे सवाल पूछता है कि दर्शन शास्त्र की विश्वास तो क्या है, तो हम क्या बताएंगे कि आत्मा की शुद्धता पर बल देने वाला विज्ञान है, या शास्त्र ही क्या कहलाता है? तो दर्शन शास्त्र कहलाता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं, या सीधे कहें तो आत्मा परमात्मा ब्रह्म है विश्वास तो मानी जाती है किसका? तो दर्शन शास्त्र की मानी जाती है। ये तो मैं आपको जानकारी दिया कि किस आधार पे नाम रखा गया इसका। तो दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान का सबसे पहले आत्मा का विज्ञान क्यों नाम रखा गया, इस बात को मैंने आपको बताया। अगर हम आगे बात करें अरस्तु महोदय की, अरस्तु महोदय ने कहा कि मनोविज्ञान क्या है? तो आत्मा का विज्ञान है। अब आत्मा का विज्ञान जो अरस्तु महोदय ने कहा था, किस बेस पे कहा था, किस आधार पे कहा था, यानी वो कहना क्या चाहते हैं, इसी बात थोड़ा सा और हम विस्तार तरीके से आपको समझाएं। अगर इसके हम विस्तार से थोड़ा सा समझें कि अरस्तु क्या कहना चाहते हैं, इस बात को थोड़ा सा समझिए। यानी इसने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, हम मानव हैं, और सर हमारे इस शरीर में अगर आपसे कह सकते कि हमारे शरीर में कितनी ग्रंथियां पाई जाती है, तब सब क्या कहेंगे सर? तो 5 ग्रंथियां हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। हमारे शरीर के अंदर जो 5 ग्रंथियां पाई जाती है कौन कौन सी सर? तो आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। जो हमारे शरीर के अंदर 5 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। इस ग्रंथियों से जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो हमारे शरीर के अंदर ग्रंथियां, एक बार एपीटेट में आपका सवाल पूछा है, ग्रंथियों से प्राप्त हुए ज्ञान को हम क्या कहते हैं? तो जो ग्रंथियों से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो अनुभूत होती है सर, उसको हम और आप किस नाम से जानते हैं? तो क्या कहेंगे सर? इसको हम संवेदना के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो संवेदना के नाम से जानते हैं। यानी हमारी जो ग्रंथियां हैं, इस ग्रंथियों से जो हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, इस ग्रंथियों से जो हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, उस ज्ञान की प्राप्ति को इस हम आपको क्या कहते हैं? तो संवेदना कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? इसी पर आप हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में सूचना या संकेत कहा जाता है, लेकिन उसी को साइकोलॉजिकल भाषा में हम क्या कहते हैं? जो साइकोलॉजिकल भाषा में इसी को हम संवेदना कहते हैं। इतनी बात समझ आ रही होगी। यानी कि जो हमारे ग्रंथियों से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको हम संवेदना कहते हैं। अरस्तु महोदय ने कहा कि अगर कोई संवेदना हम किसी प्राणी को देते हैं तो वह संवेदना उसके शरीर के अंदर कहाँ जाती है? जैसे मैं आपको सामान्य भाषा में समझाऊं, जैसे मान लीजिए मैं अभी बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब हम ध्वनि की संवेदना, अगर सामान्य भाषा में कहें सर तो हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। क्लियर? हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। इसी को हम साइकोलॉजिकल भाषा में अगर मैं आपसे कहूँ तो मैं आपको ध्वनि की संवेदना दे रहा हूँ और आप अपने कान के माध्यम से ध्वनि की संवेदना क्या कर रहे हैं? तो रिसीव कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। जब आप अपने कान के मदद से हमारी ध्वनि की संवेदना को रिसीव कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, तो वह संवेदना आपके शरीर के अंदर कहाँ जा रही है? तो क्या कहेंगे सर? तो आपको शरीर के अंदर आपके मस्तिष्क के आंतरिक कहाँ जा रही है? तो मस्तिष्क में जा रही, और मस्तिष्क में जा भी रही है तो कहाँ जा रही है? तो मस्तिष्क के आंतरिक भाग में जा रही, और मस्तिष्क के आंतरिक भाग को हम और आप क्या कहते हैं? तो चेतना कहते हैं। अभी वर्तमान की बात है जो हम अभी आपसे आमने सामने डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन इसी बात को अरस्तु महोदय ने किस भाषा में कहा था? अरस्तु ने कहा कि जब कोई संवेदना अगर किसी प्राणी को दी जाती है तो वह संवेदना उसके शरीर की मस्तिष्क के आंतरिक भाग यानी कि चेतना में नहीं जाती, बल्कि कहाँ जाती? अरस्तु महोदय ने कहा जब कोई संवेदना किसी प्राणी को देती वह संवेदना उसके शरीर के अंदर कहाँ जाती है सर? उसके शरीर में वह संवेदना कहाँ जाती है? तो आत्मा को जाती है। कहाँ जाती है? तो आत्मा को जाती है। ऐसा अरस्तु महोदय का मानना था।
लोगों ने जब पहली बार इस बात को सुना, इस विचार को सुना, लोगों ने कहा सर ठीक है, मानते हैं कि जो संवेदना जो व्यक्ति को हम दे दें तो उसके शरीर के अंदर उसकी आत्मा खो जाती है। कुछ समय तक लोगों ने इनकी विचारधारा को समर्थन किया, माना, कहा सर आपके पास सही मनोविज्ञान में आत्मा का अध्ययन करते हैं, जो हम संवेदनाएं किसी प्राणी को देते हैं, किसी मनुष्य को देते हैं, तो वह संवेदना उसके शरीर के अंदर कहाँ जाती है तो उसकी आत्मा खो जाती है। लेकिन लोगों ने उसके बाद आलोचना करना शुरुआत कर दिया और कहा कि आप में एक चीज बताइए, हम और आप जिस विषय वस्तु के बारे में चर्चा कर रहे हैं सर, वो विषय वस्तु क्या है? वो विषय वस्तु है मनोविज्ञान। जिस विषय वस्तु के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं वो विषय वस्तु क्या है सर? तो वो विषय वस्तु है मनोविज्ञान। इस मनोविज्ञान में एक शब्द जुड़ा है, कौन सा? सत्य विज्ञान। अगर हम साइंस की बात करें, विज्ञान की बात करें, हम सब पहले से जानते हैं साइंस की मुख्यतः बहुत सी विशेषताएं हैं। हम मुख्यतः वही विशेषता आपके सामने रखना चाहते हैं, सब इस बात को स्पष्ट कर पाए। अगर साइंस की विशेषता की हम सब बात करें तो मुख्यतः दो विशेषताएं साइंस की। एक तो सर साइंस में जितनी भी चीजें, विज्ञान में जितनी भी चीजें होती हैं वह लगभग क्या होती है सर? तो मूर्त होती। कुछ चीजें आप कहें सर गैस में मूर्त नहीं होती। सर जो चीजें मूर्त नहीं होती है सर, एक चीज तो कंफर्म होगा विज्ञान में, वह क्या? तो सर वह प्रयोग। यानी अगर वो मूर्त नहीं होगी सर तो प्रयोग संभव है, प्रयोग तो होगी सर। यानी कहने का तात्पर्य कि विज्ञान हम उसी विषय वस्तु को कह सकते हैं जिस विषय वस्तु हुआ तो वह मूर्त दिखाई देती हो या तो उसमें क्या हो सकता हो? प्रयोग संभव हो। यानी दोनों विशेषताएं अगर किसी विषय वस्तु को अगर मानी जाती है तो ऐसा माना जाता है कि वो क्या है? तो विज्ञान है, तो विज्ञान की प्रकृति को फॉलो करता है। मुख्यतः दो विशेषताएं होनी चाहिए, तो मूर्त होना चाहिए, मूर्त भी होना चाहिए और साथ साथ प्रयोग भी संभव। अगर मूर्त नहीं है तो प्रयोग तो अवश्य हो, तब तुम विज्ञान मान सकते हैं। इतनी बात स्पष्ट हो रही होगी। लोगों ने कहा सब जब विज्ञान की प्रकृति सर मूर्ति और प्रयोग, और जो आप कह रहे हैं कि हम जब कोई समझना किसी प्राणी को देते हैं तो उसके शरीर के अंदर उसकी आत्मा खो जाती है, तो हमें इस चीज को बताइए। अगर हम इसी बात को अरस्तु की भाषा में कहें तो अरस्तु कहना चाहते हैं कि जो हम संवेदना किसी प्राणी को देते हैं उसके शरीर के अंदर मस्तिष्क में नहीं बल्कि कहाँ जाती है तो उसकी आत्मा को जाती है। लोगों ने कहा इस आत्मा क्या है? हम मानते हैं आपकी बात सही है, लेकिन हमें इस बात का जवाब दीजिए कि आत्मा है क्या चीज? आत्मा क्या है? आत्मा कैसी दिखाई देती है? आत्मा का रंग रूप आकार कैसा है? जब लोगों ने अरस्तु महोदय से सवाल करना शुरुआत किया सर तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सर आत्मा जो होती है, आत्मा खुद ही एक क्या है? तो सर आत्मा एक खुद ही क्या है सर? तो एक अमूर्त अवधारणा है। क्या है? तो आत्मा एक खुद अमूर्त अवधारणा है। हम कहें जब आत्मा खुद एक अमूर्त अवधारणा है सर, अदृश्य है, दिखाई नहीं देती है, आप खुद हमें इस बात को बताइए। हम कहें आत्मा दिखाई नहीं देती, जब आत्मा सब दिखाई नहीं देती है सर तो क्या मूर्त बन पाई है सर? बिल्कुल नहीं। जब मूर्त नहीं बन पाई सर, हम कहें मूर्त भले ही नहीं बन पाई, जब मूर्त बन नहीं पाई सर क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं, मूर्त नहीं बनी, सर अमूर्त है, दिखाई नहीं दे रहा है। जब दिखाई नहीं दे रहा है सर तो क्या प्रयोग संभव है? बिल्कुल भी नहीं। आप जानते हैं आत्मा प्रयोग संभव मात्र सोखा की बस की बात है और किसी बस की बात नहीं है। यानी कहना ये चाहते हैं सर आपसे कि वह सर मूर्त भी नहीं है और सर आत्मा पर प्रयोग भी संभव नहीं है। यह दोनों विशेषताएं आत्मा पर लागू नहीं होती, वो फॉलो नहीं करती है। इसलिए जब अरस्तु महोदय इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि सर आत्मा क्या है, आत्मा का रंग रूप आकार कैसा है, जब इसका जवाब वो नहीं दे पाए सर, इसलिए लोगों ने सर इनकी विचारधारा को जो मनोविज्ञान के प्रोटेस्ट इन्होंने दिया था कि मनोविज्ञान क्या है तो आत्मा का विज्ञान है, लोगों ने अस्वीकार करना शुरुआत कर दिया और लोगों ने अस्वीकार कर दिया, अमान्य कर दिया इनकी विचारधाराओं को। लोगों ने बहुत आलोचना किया, अरस्तु कोई जवाब नहीं दे पाए सर। यानी मैंने इस बात को अभी आपसे क्या समझाया है। ऐसे बहुत लोग बता देते हैं कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र भी आत्मा का विज्ञान, ये बात बहुत कम लोग बता पाते हैं सर कि इसका कारण क्या है, क्यों नहीं माना जाता है आत्मा का विज्ञान। तो सर आत्मा का विज्ञान इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि सर आत्मा एक अमूर्त अवधारणा है, इसके रंग रूप आकार का पता नहीं लगाया सकता है सर, उस पर प्रयोग संभव नहीं है। इसलिए आत्मा के विज्ञान को लोगों ने अस्वीकार कर दिया, अमान्य कर दिया, नहीं माना जाता है। यहाँ तक बात बिल्कुल स्पष्ट हो रही होगी। जब आत्मा का विज्ञान लोगों ने अस्वीकार कर दिया, जब लोगों ने अमान्य कर दिया आत्मा का विज्ञान की नहीं सर मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है, आत्मा एक अमूर्त अवधारणा है, जब उनकी विचारधारा को लोगों ने गलत कर दिया, इसके बाद से मनोविज्ञान का अगला दूसरा स्वरूप आया है। आज जो मनोविज्ञान का दूसरा स्वरूप से हमारे सामने आया है, और मनोविज्ञान का दूसरा स्वरूप क्या है जिसको हम लोग कहा करते हैं क्या, तो मन का विज्ञान। तो हमारे सामने सर मन का विज्ञान आया। इस मन का विज्ञान
जो मनोविज्ञान का दूसरा स्वरूप माना जाता है। इस मन का विज्ञान कब आया सर? हम सब बताएंगे सर 17वीं शताब्दी मन का विज्ञान आया था। सर इसको लेके कौन आया था? तो आपका कहेंगे एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक है जिनका नाम क्या है? तो पोम्पनाउस। क्या नाम है सर? इनका नाम है पोम्पनाउस। जब अरस्तु महोदय की विचारधारा गलत हो गई, लोगों ने अमान्य कर दिया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है, उसके बाद कुछ ही पश्चात इटली के रहने वाले बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक जिनका नाम है पोम्पनाउस। पोम्पनाउस मनोविज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन करना शुरुआत किया। उसने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है, तो बल्कि क्या है? तो मनोविज्ञान मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। पोम्पनाउस ने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान नहीं है, बल्कि क्या है? तो मनोविज्ञान मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ऐसा विचार किसका था? तो पोम्पनाउस महोदय का था। जब पोम्पनाउस महोदय अपना विचार दिया कि मनोविज्ञान मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, शुरुआत में लोगों ने तो इस बात का समर्थन किया। आप जानते हैं हमारे समाज में जब कोई नई विचारधारा आती है तो शुरुआत में लोग उस विचारधारा को सम्मान देते हैं, लेकिन कुछ बाद जब उसकी यथार्थता पर पहुंचते हैं तो धीरे धीरे आलोचना करना लोग शुरुआत कर देते हैं। शुरुआत में लोगों ने इस विचारधारा को समझा, स्वीकार किया, माना कुछ समय तक, लेकिन कुछ बाद लोगों ने सब आलोचना करना शुरुआत कर दिया। और जब कुछ बाद लोगों ने आलोचना करना शुरुआत कर दिया तो कहा सर नहीं, हम आपकी विचारधारा को नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? इसको मैं आपको साक्षात दिखाना चाहता हूँ। कहने का तात्पर्य क्या है? लोगों ने कहा जो आप कह रहे हैं कि मनोविज्ञान मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, इसका मतलब पोम्पनाउस कहना क्या चाहते हैं? पोम्पनाउस कहना ये चाहते हैं कि जब कोई संवेदना अगर हम किसी प्राणी को देते हैं तो वह संवेदना उसके शरीर के अंदर कहाँ जाती है? अरस्तु महोदय ने कहा कि जब कोई संवेदना हम किसी प्राणी को देते हैं तो वह संवेदना उसके शरीर के अंदर आत्मा को जाती है। अब पोम्पनाउस ने उसी बात को बदल करके कहा, कुछ नया नहीं कहा। इसने कहा जब कोई संवेदना हम किसी प्राणी को देते हैं सर, जब कोई संवेदना हम किसी प्राणी को देते हैं तो वह संवेदना उसकी आत्मा को नहीं जाती, बल्कि कहाँ जाती है? तो उसके मन को जाती है। कहाँ जाती है? उसके मन में जाती है। ऐसा किसने कहा? तो पोम्पनाउस महोदय ने कहा। यानी जब कोई संवेदना हम किसी प्राणी को देते हैं तो वह संवेदना उसके मन में जाती है। ऐसा पोम्पनाउस महोदय ने अपना विचार दिया। इसलिए मनोविज्ञान क्या है? तो मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा पोम्पनाउस ने कहा। लोगों ने कहा सर ठीक है, आपकी बात सही। लेकिन हमें इस बात का, उनका जो सवाल अरस्तु महोदय के सामने खड़ा था, क्या वही सवाल तो इनके सामने भी खड़ा होगा? बिल्कुल खड़ा होगा। लोगों ने कहा सर आप कह रहे हैं कि मनोविज्ञान जो हम संवेदना देते हैं तो संवेदना उसकी आत्मा को नहीं जाती बल्कि मन को जाती है, तो हमें एक चीज का जवाब दीजिए जो अरस्तु से पूछा गया था। आप हमको बताइए जो मन है या जो मन आप कह रहे हैं, और फिर यहाँ से रहेगी वो बात पूरी आपको स्पष्ट हो जाएगी। सर मन का विज्ञान कह दिया पोम्पनाउस ने, लेकिन क्यों मन का विज्ञान अस्वीकार कर दिया? कोई लोग उस बात को नहीं मानते हैं, उस बात का मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। उसका रीजन सर, उसका कारण यहाँ है वही बात, हमका जो मन आप कह रहे हैं सर, मन उसके मन को जाते हैं। हम आपसे पूछे, उनसे पूछा क्या सर आप बताएं मन क्या है? मन क्या है? मन कैसा दिखता है? मन का रंग रूप आकार कैसा है? जब लोगों ने सवाल करना शुरुआत कर दिया उनके पास भी कोई जवाब नहीं था, जैसे अरस्तु के पास भी कोई जवाब नहीं था। जब इनके पास भी कोई जवाब नहीं था, इसका मतलब क्या सर? जो मन है क्या मन सर मूर्त है? नहीं सर, दिखाई नहीं देता। और जब मन दिखाई नहीं देता है तब क्या उस पर प्रयोग संभव है? बिल्कुल भी नहीं। जब वो मूर्त भी नहीं है, उस पर प्रयोग भी संभव नहीं है, तो क्या विज्ञान की प्रकृति में आया सर? बिल्कुल भी नहीं। और जब विज्ञान की प्रकृति में नहीं आया सर, तो क्या मनोविज्ञान की प्रकृति में आया सर? बिल्कुल नहीं। इसलिए मनोविज्ञान में जो मन का विज्ञान विचारधारा पोम्पनाउस ने दिया था, उसको लोगों ने क्या कर दिया सर? अमान्य कर दिया, अस्वीकार कर दिया। जब दूसरी विचारधारा हमारे सामने अस्वीकार हो गई, अमान्य हो गई, इसके बाद से मनोविज्ञान में तीसरी विचारधारा है जो सबसे प्रसिद्ध विचारधारा हम सब मानते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान का सर यहीं से मनोविज्ञान एक नया मोड़ लेता है, एक नई दिशा मिलती है मनोविज्ञान को। जो मनोविज्ञान में जो तीसरी विचारधारा आई थी, जो मनोविज्ञान में तीसरी विचारधारा आई थी, उस विचारधारा को हम और आप किस नाम से जानते हैं सर? वह नाम क्या है सर? तो हम कहते हैं वो चेतना का विज्ञान। क्या कहते हैं? तो कहते हैं चेतना का विज्ञान। कहने का तात्पर्य क्या है? ये मनोविज्ञान क्या है? तो चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? तो चेतना का विज्ञान है, यानी चेतना का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये कब आया था सर? तो हम सब जानते हैं 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में आया था। आशा 19वीं शताब्दी में लेके आया था कौन? इनका बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जिनको हम कहते हैं सर, जिनका नाम क्या है? हम क्या कहेंगे सर? विलियम वुड्स। उनका नाम क्या है? तो विलियम वुड्स। सर कहीं भी विलियम वुड्स लिखा मिल जाता तो अब उसमें आपको देते होंगे
विल्हेम वुंश इनका शुद्ध नाम है। अगर हम बात करें विल्हेम वुंश की बात का, किसने समर्थन किया था, इसकी बात का समर्थक, इसका समर्थक था एक बहुत प्रसिद्ध, उसका भी कुछ कारनामा, इसलिए मैं उसको लिखना चाहता हूँ। उनका नाम क्या है सर, एक बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है, तो विलियम जेम्स। क्या नाम है, तो इनका नाम है सर विलियम जेम्स। ये एक ही बात का शुरुआत में समर्थन करना चाहते थे या करते थे। अब बात को ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जब मनोविज्ञान का तीसरा स्वरूप बदला कि मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। जब सबसे पहले विलियम वुड ने मनोविज्ञान को कहा था, तो मनोविज्ञान सचेतना का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसका मतलब क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही महत्वपूर्ण बात विलियम वुड ने कहा था। उसने कहा सर कि जो मनोविज्ञान है वह चेतना का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। वही बात जो मैं अभी आपसे कह रहा था, यानी कहना ये चाहते हैं विलियम वुड, जब कोई संवेदना हम किसी प्राणी को देते हैं तो वह संवेदना उसके शरीर के अंदर कहाँ जाती है, तो उसके शरीर के अंदर चेतना हो जाती है, यानी मस्तिष्क के आंतरिक भाग चेतना में जाती है। ऐसा विलियम वुड का विचार था। और आप जानते हैं मनोविज्ञान जब चेतना का विज्ञान बना, इसका श्रेय जाता है विलियम वुड को। अब बहुत प्रसिद्ध काम किया था विलियम वुड यहाँ पर आकर के। इससे पहले जो दो विचारधाराएं अमान्य हो गई, अस्वीकार हो गई, कहेंगे उसका ये भी कारण था, उन दो लोगों ने सर क्या किया, तो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने का प्रयास नहीं किया। अब हम सब जानते हैं, हम जो विश्वस्तु पढ़ रहे हैं सर विज्ञान, मनोविज्ञान, इसमें जुड़ा है सर विज्ञान। जब तक प्रयोगशाला नहीं खुलेगी, जब तक प्रयोग नहीं होगा, तब तक कोई विचारधारा मान्य नहीं हो सकती है। तो आप जानते हैं इससे बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी यहाँ से पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी सर विलियम वुड का। यही पे सर सबसे पहले विलियम वुड ने कहा गया अपनी विचारधारा को देने के लिए सर विलियम वुड ने मनोविज्ञान की विश्व की प्रथम प्रयोगशाला, हम सब जानते हैं मनोविज्ञान की विश्व की प्रथम प्रयोगशाला सबसे पहले किसने स्थापित किया सर, तो विलियम वुड ने, यानी विलियम वुड ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान की विश्व की प्रथम प्रयोगशाला कब सर, तो 1879 में। कहाँ सर, तो जर्मनी में। यानी विलियम वुड ने 1879 में मनोविज्ञान की विश्व की प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिग शहर के लिप्जिग विश्वविद्यालय, जिसका वर्तमान नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है सर, उसमें स्थापना किया मनोविज्ञान की विश्व की प्रथम प्रयोगशाला का। और उसने जब प्रथम प्रयोगशाला उस प्रयोगशाला